आज का जो हम लोग का टॉपिक है जो एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस या इनकम टैक्स की धारा 5 और 6 5 एंड 6 इसको कवर करता है। और इसमें दो शब्द हैं, एसएससी और उसका रेजिडेंस। तो एसएससी के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था कि एसएससी कौन होता है, फिर उसके बाद उसका रेजिडेंस बताएंगे। फिर हम बता रहे हैं इन शॉर्ट में एसएससी क्या होता है, करदाता कौन होते हैं। हमने कहा था पिछले क्लास में कि करदाता ही आयकर का बेस है, आधार है, यानी वह व्यक्ति जो कर देता है उसको करदाता कहते हैं। अर्थात वे सारे लोग, वे सारे पर्सन, चाहे वो व्यक्ति हो, कंपनी हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या कोई लीगल अथॉरिटी हो, या आर्टिफिशियल पर्सन हो, ये सारे के सारे पर्सन तब करदाता बन जाते हैं जब उनकी आय 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है, 2,50,000 से जब ऊपर हो जाती है तो ये सभी के सभी करदाता हो जाते हैं। यानी जिनके ऊपर कर देने का दायित्व होता है उसी को हम लोग करदाता कहते हैं। अब यहाँ देखना है कि ये जो करदाता हैं इनका निवास स्थान किस प्रकार प्रभावित करता है। करदाता का निवास स्थान करदाता के कर देय क्षमता पर या इंसिडेंस ऑफ टैक्स पर किस प्रकार प्रभावित करता है उसका निवास स्थान, इसको हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग चर्चा करें। रेजिडेंस का मतलब हुआ निवास स्थान, जहाँ वो रहता है। यानी कोई भारत में रहता है, कोई भारत से बाहर रहता है। जो भारत में रहता है उसको हम लोग भारत का साधारण निवासी कहते हैं। जो भारत से बाहर रहता है उसको विदेशी कहते हैं। नागरिकता के आधार पर हम लोग नहीं जाएंगे। नागरिकता के आधार पर तो बहुत सारे उसके डिफिनीसन हैं। जो भारतीय नागरिक है, सिटीजन है, उसको भारतीय सिटीजन कहते हैं, जिसको भारत सरकार सिटीजनशिप दिए हुए है। जो बाहर है, भारत से बाहर है, वह सिटीजनशिप में नहीं आता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से, एसएससी के दृष्टिकोण से रेजिडेंस क्या है और रेजिडेंस कैसे प्रभावित करता है करदाता के कर भार क्षमता पर। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग नाम सुनते हैं कि साधारण निवासी हम लोग भारत के हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, एनआरआई हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो रेजिडेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करदाता के निवास स्थान को तय करने के लिए, या एसएससी का जो निवास स्थान होगा वह रेजिडेंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंट या जो निवासी हैं वह कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है रेजिडेंट हुआ, दूसरा नॉन रेजिडेंट। दो भाग में पहले बांट लें इसको हम लोग। एक रेजिडेंट, दूसरा नॉन रेजिडेंट, यानी वह जो भारतीय निवासी है और वह जो भारतीय निवासी नहीं है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, एनआरआई है। तो पहले इसको दो भाग में बांट लिया। फिर रेजिडेंट को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी भारत का साधारण निवासी और भारत का असाधारण निवासी। तो इस तरीके से हम लोग मोटा मोटी देख लें कि 3 प्रकार के करदाता हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। पहला रेजिडेंट इन इंडिया, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और तीसरा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 प्रकार के करदाता होते हैं आयकर के दृष्टिकोण से। आयकर अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार के करदाता होंगे, एसएससी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब हमको समझना है इसमें कि यह जो रेजिडेंट हैं या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, किसको किसको कहेंगे। कौन सा व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, कौन सा व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होगा, कौन सा व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इसको समझना हम लोगों के लिए काफ़ी
महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर ही तो हम तय कर पाएंगे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। जब ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो करदाता हैं यह भारत के साधारण निवासी हैं, भारत के असाधारण निवासी हैं या भारत के अनिवासी हैं, जब इस बात को हम लोग तय कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर उसका कर निर्धारण करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। आयकर के अधिनियम के अंतर्गत रेजिडेंट कौन होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा और नॉन रेजिडेंट कौन होगा, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसको हम लोग क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं। इन शर्तों को पालन करने पर ही कोई साधारण निवासी बन सकता है, कोई असाधारण निवासी बन सकता है और कोई नॉन रेजिडेंट बन सकता है और निवासी बन सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि कंडीशंस क्या हैं, इसके कौन कौन सी शर्तें हैं जो निर्धारित करता है निवास स्थान को और उसके करदाता को। तो पहला कंडीशन इसमें है बेसिक कंडीशंस, यानी आधारभूत शर्तें। इसको कहते हैं हम लोग बेसिक कंडीशन कहेंगे, आधारभूत शर्तें कहेंगे। और दूसरा कंडीशन है एडिशनल कंडीशन, यानी अतिरिक्त शर्तें। ये दो शर्तें दी गई हैं, इसको हम लोग क्लियरली समझ जाएंगे। बेसिक शर्तें क्या हैं, एडिशनल शर्तें क्या हैं, क्योंकि इनको समझे बिना हम लोग यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि करदाता का निवास स्थान कैसे निर्धारित होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग आगे की स्लाइड में चलते हैं। बेसिक कंडीशन में क्या सब हो सकता है, किसको हम लोग, या बेसिक कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा समझना है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा निवासी के उसके रेजिडेंस को, करदाता के उसके रेजिडेंस को। पहला इसमें है बेसिक कंडीशंस में कि वह व्यक्ति जो गत वर्ष में एटलीस्ट 182 दिन भारत में रहा हो, वह व्यक्ति जो गत वर्ष में, हमने बताया था पिछले क्लास में गत वर्ष क्या होता है, यानी बीता हुआ वर्ष, जो वर्ष बीत चुका है उसको हम लोग गत वर्ष कहते हैं। यानी अभी फिनंशियल ईयर या करेंट ईयर का चल रहा है 2021-22, तो उसका गत वर्ष हो जाएगा 2020-21, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग गत वर्ष कहते हैं। तो यहाँ हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर वह होता है जो पिछले 31 मार्च को समाप्त हुआ हो, वह 12 महीना जो पिछले 31 मार्च को समाप्त हुआ हो और कर निर्धारण वर्ष के या करेंट ईयर के चालू वर्ष के ठीक पूर्व समाप्त हुआ हो। तो गत वर्ष में 182 दिन कम से कम भारत में रहना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 है ये। किसको रहना चाहिए बाद में बताएंगे, लेकिन पहला शर्त है कि वह जो गत वर्ष में कम से कम कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो, या अथवा या तो ये शर्त नहीं पूरा कर रहा हो तो दूसरा शर्त है इसमें कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। पहला कंडीशन, एक कंडीशन था कि गत वर्ष में 182 दिन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आ गया, यदि वह कोई फुलफिल नहीं करता है पहले वाला, तो उसके लिए दूसरा कंडीशन आ गया, दोनों में से कोई एक पूरा करना है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष जो पिछला 2021 है उसके पूर्व के 4 वर्ष ले लेंगे, पीछे जाएंगे 4 ईयर्स में, कम से कम 365 दिन वह भारत में रहा हो, यानी भारत में रहने का स्थान रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन उसमें निश्चित रूप से रहा हो। कम से कम 60 दिन, अधिक तो रह ही सकता है, कम से कम 60 दिन रहा हो। तो ये दोनों शर्त हमको याद रखना पड़ेगा, 182 दिन वाला और फिर 4 वर्ष और 60 दिन वाला। गत 4 वर्ष में गत 365 दिन और फिर 60 दिन वाला, ये दोनों में से कोई एक शर्त बेसिक कंडीशन कहलाता है। पहला
पूरा करें तो ठीक, नहीं पूरा करना, पहला नहीं पूरा हो रहा है तो दूसरा यदि पूरा होता है तो बेसिक कंडीशन को फुलफिल मान लिया जाएगा, सेटिस्फाइड मान लिया जाएगा। अब चलते हैं एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन क्या है इसका? दो शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में कि वह 2 वर्ष तक लगातार एटलीस्ट 2 ईयर्स, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक भारत का नागरिक रहा हो, भारत का निवासी रहा हो। यानी एडिशनल का पहला शर्त हो गया कि वह व्यक्ति, वह करदाता जो गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, इसमें कुल मिलाकर नहीं है, गत 2 वर्ष तक रहा हो, भारत का निवासी रहा हो। पहला शर्त है एडिशनल कंडीशन का। दूसरा शर्त है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में, 7 प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। 730 दिन, यानी 10 वर्ष में 2 वर्ष, पहला कंडीशन, एडिशनल का पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। तो हर सामने 2 कंडीशन हो गए। पहला एडिशनल, पहला बेसिक कंडीशन जिसमें हमने 2 बातें देखा, एक 182 दिन, गत वर्ष में 182 दिन रहा हो, और दूसरा उसमें था अथवा कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन, कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में 60 दिन कम से कम भारत में जरूर रहा हो। तो ये बेसिक कंडीशन है करदाता का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए। और दूसरा एडिशनल कंडीशन है जो हमने देखा कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो, और उसका दूसरा जो है वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन। अब देखो यहाँ 730 दिन है और 2 वर्ष है, ऊपर वाले में 2 वर्ष है, एडिशनल में 2 वर्ष है, पहला कंडीशन में तो 2 वर्ष भी 730 दिन ही होता है, लेकिन वहाँ 2 वर्ष कंटिन्यू है, कुल मिला के नहीं। यहाँ जो है कुल मिला के 730 दिन एटलीस्ट है, कम से कम 730 दिन। तो दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, उसमें 10 साल है, इसमें 7 साल है प्रीवियस ईयर में। तो ये 2 शर्तें आयकर विभाग द्वारा दी गई हैं, जिसके आधार पर ये टूल्स हैं, इसको हम लोग टूल्स कह सकते हैं, यंत्र कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम लोग यह निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि करदाता का निवास स्थान के आधार पर क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। अब यहाँ देखेंगे कि निवासी किसको कहेंगे, साधारण निवासी अब किसको कहेंगे। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कि फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या ज़रूरी है। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए यह ज़रूरी है कि कम बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन का कोई एक और एडिशनल कंडीशन का दोनों कंडीशन फुलफिल करता हो। यानी ऐसे सभी करदाता जो बेसिक कंडीशन का कोई एक और एडिशनल कंडीशन का दोनों शर्त पूरा करता हो, तो उसको हम लोग भारत का साधारण निवासी कहेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, उसको निवासी करदाता कहेंगे, जो दोनों शर्तों को पूरा करता है। यानी बेसिक का भी कोई एक और एडिशनल का दोनों, उसमें अथवा नहीं है, दोनों पूरा करता हो, तो उसको हम लोग भारत का साधारण निवासी कहेंगे। तो ये हम लोग मान लिए, समझ गए कि भारत का साधारण निवासी किसको कहेंगे। भारत का साधारण निवासी सिंपली वो होगा, उसको कहेंगे जो बेसिक कंडीशन में से किसी एक को और एडिशनल कंडीशन में दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, दोनों शर्तों को मानता हो, उस पर लागू होता हो, उसके रहने के स्थान के आधार पर यदि लागू होता है तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे।
अब चलें दूसरा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। भारत का असाधारण निवासी कौन हो सकता है, किसको कहेंगे? पहला तो समझ गए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसको कहेंगे? कि वह व्यक्ति जो बेसिक कंडीशन का कोई एक तो पूरा करता है, satisfies any one of the above basic conditions, A और B, कोई एक, but does not satisfies the aforesaid two additional conditions, कि वह अतिरिक्त जो दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है। मूलभूत आधार को पूरा करता है, आधारभूत जो शर्तें हैं उसको पूरा करता है, मान रहा है, समझ रहा है, उसके ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन एडिशनल कंडीशन उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, उन शर्तों को पूरा करने में वह विफल है। यदि ऐसा है तो इस तरह के सारे करदाता को, जो पहला में से किसी एक को पूरा करता हो और एडिशनल किसी को भी पूरा ना करता हो, उसको हम लोग कहेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का असाधारण निवासी। तो दो बातें समझ गए, एक साधारण निवासी किसको कहेंगे, असाधारण निवासी किसको कहेंगे, फिर नॉन रेजिडेंट किसको कहेंगे। नॉन रेजिडेंट होने के लिए यह आवश्यक है कि वह ए और बी यानी आधार बेसिक शर्तें हैं उसको पूरा नहीं करता हो, बेसिक शर्तों में से किसी को भी पूरा ना करता हो, उसको हम लोग नॉन रेजिडेंट कहेंगे। उसके एडिशनल शर्त को पूरा करने का कोई मतलब नहीं होता है। जब पहले शर्त में से किसी को भी पूरा नहीं करता हो तो उसको अन्य कंडीशन जो होगा उसके लिए जो अतिरिक्त शर्तें हैं वह इररिलेवेंट हो जाता है उसके लिए। यानी नॉन रेजिडेंट उसको कहेंगे जो मोटा मोटी कह सकते हैं कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं भारत का अनिवासी करदाता कहेंगे। अब यह क्वालिफिकेशन दिया हो गया है, समझ गए, इसको हम लोग कंडीशन समझ गए। और उसके आधार पर अब हमको छांटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रश्न के आधार पर कौन से करदाता कितने दिन भारत में रहा है, कितने दिन भारत से बाहर रहा है, इसकी काउंटिंग करनी होगी। और काउंटिंग जब करेंगे तो जिस दिन वह भारत से बाहर गया है उस दिन को भी जोड़ना है, उस डेट को भी जोड़ना है, और जिस दिन भारत में आया है उस दिन को भी जोड़ना है। यानी जब हम 182 दिन की गणना करेंगे वह तब देखेंगे कि गत वर्ष में वह जिस तारीख को भारत से बाहर गया है उस तारीख को भी जोड़ेंगे, और जिस तारीख को भारत में आया है उस तारीख को भी जोड़ेंगे। और तो इस तरीके से हम लोग दिन की गणना करेंगे। 60 दिन में भी वही करना है, 730 दिन में भी वही करना है, जिस दिन गया और जिस दिन आया दोनों को जोड़ना है। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि 182 दिन पूरा कर रहा है या नहीं, तो 60 दिन वाला शर्त जो है अथवा वाला शर्त है उसको पूरा कर रहा है और दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है नीचे एडिशनल को, तो वह साधारण निवासी होगा। जो सिर्फ बेसिक कंडीशन को पूरा करता है किसी एक को और अन्य को पूरा नहीं करता है, तो वह भारत का असाधारण निवासी होगा। और जब दोनों को ही पूरा नहीं करता हो, दोनों शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करता हो, तो उसको हम लोग भारत का अनिवासी करदाता कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस हम लोग समझ गए कि निवास स्थान के आधार पर करदाता 3 प्रकार के हो गए, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। और तीनों में हम लोगों ने समझा कि क्या उसकी शर्तें हैं, उस शर्तों को मानने के आधार पर, उस शर्तों के लागू होने के आधार पर हम उसको निकाल लेंगे कि तीनों में कौन कौन क्या है, रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है। तीनों को हम लोग निकाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर अदर पर्सन के बारे में। हमने अभी इंडिविजुअल के बारे में बताया, अदर पर्सन जो होते हैं, पर्सन की हमने चर्चा की थी। पर्सन में सारे लोग आते हैं, एक व्यक्ति करदाता भी आता है, एचयूएफ भी आता है, फर्म भी आता है, कंपनी, एओपी और बीओआई, ये सारे के सारे करदाता हो सकते हैं, पर्सन हैं, व्यक्ति हैं जो करदाता बन सकते हैं यदि इनकी आय गत वर्ष में एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है। जो एग्जम्प्टेड लिमिट हम लोग जानते हैं कि 2.5 लाख अभी निर्धारित है, इस साल के लिए भी निर्धारित है, तो उससे यदि आगे है, अधिक है, तो वे सारे के सारे करदाता बन जाएंगे, अदर पर्सन भी। अब यहाँ एचयूएफ के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो एचयूएफ
एज पर इंडिविजुअल, जैसे जभी हमने पीछे देखा कि 182 दिन का बेसिक शर्त और एडिशनल शर्त के आधार पर ही हम लोग HUF का भी निर्धारण कर लेंगे। जैसे व्यक्ति का होगा वैसे HUF का भी होगा। HUF का जो कर्ता होता है, मुखिया होता है घर का, उसको HUF का मतलब हुआ कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त भारतीय परिवार, अनडिवाइडेड फैमिली, अविभाजित परिवार, जो भारत में भारतीय परंपराओं में देखा जाता है, ऐसा है। तो उसका जो मुखिया यदि एक बेसिक कंडीशन को पूरा करता है और अदर्स को भी पूरा करता है, एडिशनल को भी, तो वह निवासी HUF होगा। यदि बेसिक को पूरा करता है, एडिशनल को पूरा नहीं करता है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और यदि दोनों में से किसी को पूरा नहीं करता है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। जहाँ तक रहा फर्म, कंपनी, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इत्यादि का, तो ये तो या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। यदि भारत में है, भारत से नियंत्रण है, भारत में है, अवस्थित है, तो वो रेजिडेंट कंपनी कही जाएगी, भारतीय कंपनी कही जाएगी, भारतीय फर्म कहा जाएगा या भारतीय संघ कहा जाएगा। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है ये भारतीय माने जाएंगे। और यदि भारत से बाहर है तो यह नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इसमें दो ही कैटेगरी हो सकता है, असाधारण निवासी होने का इसका कोई तर्क नहीं है। पहला रेजिडेंट हो सकता है या रेजिडेंट नहीं, यदि सब कुछ बाहर है तो नॉन रेजिडेंट कहलावेगा अदर पर्सन्स में। तो हमने देखा इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशन देखा, तो किसको कहेंगे, कैसे उसका निर्धारण करेंगे। यदि HUF का कोई प्रश्न है हमारे सामने में, उसका भी हम लोग कैसे निर्धारण करेंगे। फिर फर्म है, कंपनी है, AOP है, वो या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। दो ही शर्तें उसके साथ, दो ही बातें उसके साथ लागू होंगी। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब हुआ कि कर भार, कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या एक साधारण निवासी को जितने आयों पर टैक्स देने होंगे भारत में, क्या असाधारण को भी देने होंगे? उन सारी आयों पर क्या असाधारण को भी देने होंगे? क्या उन सारी आयों पर अनिवासी को भी देने होंगे, नॉन रेजिडेंट को भी देने होंगे? नहीं, तीनों के इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस में फ़र्क है, अंतर है। कर भार तीनों का अलग अलग है। क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं कि एक साधारण निवासी जो होगा उसको कौन कौन सी आय पर कर देना होगा, और एक फिर दूसरा असाधारण निवासी होगा, उनको कौन कौन सी आयों पर कर देना होगा, यानी टैक्स लायबिलिटी उनकी बनेगी। और एक अनिवासी जो हैं उनको कौन कौन सी आय पर भारत में टैक्स देने होंगे, भारतीय कानून के तहत टैक्स देने होंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं, कर भार कहते हैं। कर दायित्व भी कह सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर कर दायित्व बनता है, करों की गणना की जाती है, एक साधारण निवासी के लिए भी, असाधारण के लिए भी और अनिवासी के लिए भी। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है, इनको कौन कौन सी आय पर टैक्स देने हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक साधारण निवासी जो भारत में रहते हैं, भारत में कमाते हैं, उनको कौन कौन सी आय पर, या भारतीय ऐसे आदमी जो भारत में कमाते हैं, भारत में भी रहते हैं और भारत के बाहर भी कमा के लाते हैं, बाहर भी जाते हैं, वहाँ से भी लाते हैं, तो उनको कौन कौन सी आय पर कर देने होंगे। तो इसको हम लोग देखें। इसको भी डिफाइन किया गया बहुत आराम से, बहुत बढ़िया से, और सिंपली हम समझा देंगे। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेदर अकर्ड, accrued और arises anywhere। यानी एक भारत के साधारण निवासी को भारतीय सभी आय पर टैक्स देने हैं जो भारत में प्राप्त करता है या प्राप्त हुआ माना जाता है। डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड जो प्राप्त हो चुका है, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड यानी रिसीव्ड हुआ जो कि हमने प्राप्त कर लिया, और मान लो कि माना गया करदा, माना हुआ जो हुआ, प्राप्त हुआ माना गया। ये कैसे होता है, कैसे माना जाएगा? सपोज करो कि हमारे बैंक में कुछ पैसे हैं, उस पर ब्याज मिलता है, तो ब्याज हमारी आमदनी होती है।
और ब्याज बैंक क्या करता है, तो हमारे मूलधन में जोड़ देता है, हमारा जो बैलेंस अकाउंट में जो बैलेंस है उसमें जोड़ देता है। तो एक तो प्राप्त हुआ हमको, जैसे नगद हाथ में आया या मेरे नाम से बैंक में आया तो डायरेक्ट हमको मिला, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ समझा गया। मान लिया हम प्राप्त नहीं करते हैं, हमारा कोई एजेंट प्राप्त करता है, मेरे पक्ष में प्राप्त करता है, तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो जाएगा। तो या तो हम खुद प्राप्त करते हो, या हमारा कोई आदमी प्राप्त करता हो, या हमारा कोई एजेंसी प्राप्त करता हो, या हमारे बैंक में पैसा आता हो, वो सारे के सारे पैसे जो होंगे वह डीम्ड टू बी रिसीव्ड और इनकम रिसीव्ड हो जाएगा इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यदि भारत में प्राप्त होता है तो पर भी, भारत के बाहर भी प्राप्त होता है तो पर भी हमको टैक्स देने होंगे। वेदर एक्रूड और एराइजेस एनीवेयर, या भारत में एक्रूड हुआ अर्जित हुआ हो, या उदय हुआ हो, या भारत के बाहर कहीं भी उदय हुआ हो या अर्जित हुआ हो, उपार्जित हुआ हो, तो हमको उस पर कर देने होंगे एक साधारण निवासी के लिए। दूसरा शर्त उसके साथ जुड़ा हुआ है कि इनकम अकर्स और एराइजेस और डीम्ड टू अकर और एराइजेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। यदि कोई आय भारत में उपार्जित होता है या उदय होता है, अकर होता है, अकर का मतलब हो गया एक्रूड इनकम हो गया, या एराइज होता है, लेकिन हम इंग्लैंड में जाके प्राप्त करते हैं, हम चले गए इंग्लैंड, भारत में कमाए चले गए इंग्लैंड, भारतीय निवासी हैं तो कहीं भी दुनिया में चले जाएंगे, और यदि भारत में हम कमाए हैं या एक्रूड हुआ है या एराइजेस हुआ है, उपार्जित हुआ है या उदय हुआ है, तो हमको भारत में टैक्स देने होंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, भारत में टैक्स देने होंगे। वेदर रिसीव्ड एनीवेयर, कहीं भी हम प्राप्त करते हैं, भारत में उपार्जित हुआ, इंग्लैंड में जाके प्राप्त हुआ, हम चले गए इंग्लैंड, वहाँ हमको भेज दिया गया, कहीं बाहर चले गए भेज दिया गया, भारत में मिला तो है ही, भारत में एक्रूड हुआ तो वो भी है ही। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक साधारण निवासी जो होगा उसे दुनिया के किसी भी कोने में कमाई हुई आय, भारत में कमाई हुई आय या दुनिया के किसी भी कोने में कमाई हुई आय यदि है तो भारत में उसको टैक्स देने होंगे एक साधारण निवासी को। यानी एक साधारण निवासी पूरे दुनिया भर के अपने इनकम पर कर देने का दायित्व बनता है उसको बचेगा नहीं, कहीं भी नहीं बचेगा, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा उसको, चाहे भारत में कमाया हो, भारत के बाहर कमाया हो, भारत में प्राप्त किया हो, भारत के बाहर प्राप्त किया हो, कहीं भी अर्जित हुआ हो, उसको टैक्स देना होगा। मोटा मोटी हम लोग समझ लें कि भारत के साधारण निवासी वो होगा तो जो पहले कंडीशन को और दूसरे कंडीशन को पूरा करता है। इससे हम लोग निकाल लिए कि साधारण निवासी है ये व्यक्ति, ये आदमी, और उसका जो इनकम है दुनिया में कहीं भी कमाया हो, भारत में या भारत के बाहर, तो उसको टैक्स देने होंगे। अब चले हम लोग दूसरे पर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी को भी यदि भारत में पैसे प्राप्त होते हैं, इनकम रिसीव होता है, डीम्ड टू बी रिसीव होता है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, वेदर एक्रूड और एराइजेस एनीवेयर, कहीं भी उपार्जित हुआ हो या उदय हुआ हो, भारत में प्राप्त होता है या भारत में प्राप्त हुआ माना जाता है, तो उसको टैक्स देने होंगे। कहीं भी प्राप्त एक्रूड कहीं भी होगा, इंग्लैंड में गए कमा लिए, फिर यहाँ गए, यहाँ प्राप्त हुआ, देने होंगे। दूसरा शर्त उसके साथ है कि इनकम अकर्स और एराइजेस और डीम्ड टू अकर और एराइजेस इन इंडिया वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। यदि वह भारत में उपार्जित हुआ है या उदय हुआ है या उपार्जित हुआ या उदय हुआ माना गया है, तो टैक्स देने होंगे, चाहे उसकी प्राप्ति हम बाहर भी कर दें, दुनिया में कहीं भी करेंगे। और भारत में यदि एक्रूड है, भारत में यदि उपार्जित है या माना गया है, तो उनको टैक्स देने होंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, ये दोनों उसमें भी था, ऑर्डिनरी में भी था और नॉट ऑर्डिनरी में भी दोनों शर्तें हैं। लेकिन तीसरा शर्त थोड़ा सा फर्क है इसका। तीसरा शर्त यह है इसका कि इनकम अकर्स और एराइजेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड और मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। यानी मान लो हम विदेश गए, असाधारण निवासी हैं, विदेश गए और वहाँ हमने कमाया,
तो भारत में टैक्स हमको तभी देने होंगे जब वह कंपनी, जिस कंपनी में हमने कमाया है, धन कमाया है, आमदनी की है, वह कंपनी यदि कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया है, भारत से नियंत्रित और प्रबंधित है, यानी उसका हेड ऑफिस भारत में है, जो नियंत्रण करता है, यहीं से प्रबंध करता है, यहीं उसका सेटअप है, तो हमको टैक्स देने होंगे। और यदि हम विदेश जाते हैं, असाधारण निवासी हैं, पीछे के कंडीशन के आधार पर विदेश में जाते हैं और विदेशी कंपनी में ही काम करते हैं, जो भारत से कंट्रोल नहीं है, मैनेज नहीं है, तो उनको टैक्स भारत में नहीं देने होंगे। यहाँ थोड़ा सा फर्क हो गया और सब कुछ सेम था। ऑर्डिनरी में और नॉट ऑर्डिनरी में एक थोड़ा सा अंतर आ गया कि हमको टैक्स तभी देने होंगे विदेशी आयों पर जब वह भारत से नियंत्रित कंपनी होगी, नियंत्रित कोई संस्था होगी। जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वहाँ काम करता है इंग्लैंड में, तो भारत से नियंत्रित संस्था है, तो इसको भारत में टैक्स देने होंगे क्योंकि भारत से कंट्रोल हो रहा है, ये मैनेज हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी, हमने फॉरेन ब्रांच में पढ़ा होगा, बहुत सारे फॉरेन ब्रांच हैं जो भारत में उसकी मुख्य शाखा है और विदेशों में उसकी शाखाएं हैं, जिसको विदेशी शाखा कहते हैं। तो ऐसी शाखाओं में, विदेशी शाखाओं में जो भारत से नियंत्रित है, यदि काम करने वाले कोई भी असाधारण निवासी होंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, तो उनको भारत में टैक्स देने होंगे। अदरवाइज़ इसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यदि भारत के बाहर की कोई कंपनी है, विदेशी ही कंपनी है, उसमें काम किया है, तो उसको देने की ज़रूरत, भारत में टैक्स स्कीम नहीं बनेगी, कर भार उसका नहीं होगा। तो ये दो समझ गए हम लोग, एक ऑर्डिनरी के लिए जो पूरे दुनिया के सभी इनकम पर टैक्स देना है, और दूसरे के लिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए, जो भारत में कमाई गई आय पर, भारत से बाहर कमाई गई आय पर भी टैक्स देना है। लेकिन भारत के बाहर जाकर के यदि हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो भारत से नियंत्रित नहीं है, तो टैक्स नहीं देने हैं। लेकिन भारत से बाहर जाने के बाद भी हम भारत से नियंत्रित कंपनी में काम करते हैं, तो हमको टैक्स देने होंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, हमारा इंश्योरेंस ऑफ टैक्स बनेगा। ये दो बातें हो गई। तीसरा है नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, जो हमने देखा है पीछे, जो किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करता है, यानी ना बेसिक शर्त को ना एडिशनल शर्तों को पूरा करता है, दोनों में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करता है, उसको हम लोग भारत का नॉन रेजिडेंट कहेंगे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, NRI कहेंगे। अब इस NRI महोदय को, जो अनिवासी करदाता हैं, उनको कौन से कर पर टैक्स देना होगा, कौन से इनकम पर टैक्स देना होगा? तो जो वो भारतीय सारे इनकम पर टैक्स उनको देना होगा, जो भारत में उन्होंने कमाया है या भारत में कमाया हुआ माना गया है, इनकम रिसिव्ड और डीम्ड टू बी रिसिव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेदर अक्रूड और अराइजेस एनीवेयर। यदि भारत के बाहर हमने कमाया है या भारत के बाहर तो कमाया है, लेकिन अक्रूड है भारत में, वो भारत से रिलेटेड है, भारतीय कंपनी से रिलेटेड है, यदि भारत में है तो उस पर हमको टैक्स देने होंगे। इन सभी भारतीय इनकम पर टैक्स देना होगा। विदेश में कमाए, विदेशी कंपनी है, हमको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि भारत में कोई कमाया है या भारत की कंपनी विदेश में भी है और उसमें विदेशी कोई आदमी काम किया है, तो उसको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई नॉन रेजिडेंट वो इनकम रिसिव्ड किया है भारत में या डीम्ड टू बी रिसिव्ड है भारत में, चाहे भारत के बाहर ही अक्रूड क्यों न हुआ हो या उदय क्यों न हुआ हो। दूसरा शर्त इसमें है इनकम अक्रूज और अराइज और डीम्ड टू अकर और अराइज इन इंडिया वेदर रिसिव्ड एनीवेयर। यदि कोई ऐसा इनकम जो भारत में अर्जित है, उपार्जित है, उदय हुआ माना गया हो, अकर्ष हुआ माना गया हो और दुनिया के किसी भी कोने में हमने कमाया हो, तो हमको टैक्स भारत में देने होंगे, यानी उनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उनको टैक्स देने होंगे। तो हमने देखा ये तीन प्रकार के निवासी हो गए, एक भारत के साधारण निवासी, दूसरा भारत का असाधारण निवासी और तीसरा भारत का अनिवासी। और तीनों के लिए भी जो कंडीशंस हैं उसके आधार पर हम लोगों ने उसको पूरा किया है, देखा है उसको। यदि कोई निवासी उसको पूरा करता है,
बेसिक शर्त को और एडिशनल शर्त को तो निवासी हो जाएगा, और निवासी के लिए कहीं भी कमाएंगे वो, कहीं से भी अर्जित होगा, दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के कमाएंगे, और यदि भारत के निवासी हैं तो भारत में उसको टैक्स देना होगा। अनिवासी जो उनको सिर्फ भारतीय इनकम पर ही टैक्स देना है, उन्होंने भारत में कमाया है, भारत में रिसीव किया है। अनिवासी किसको कहेंगे, ये हमने क्लियर कर दिया है पहले कि जो किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है। ऐसे जो करदाता हैं, ऐसे जो रेजिडेंट हैं, निवासी हैं, उनको सिर्फ भारतीय इनकम पर टैक्स देने होंगे। जो भारत से रिलेटेड इनकम है, भारत में एक्रूड हुआ हो, रिसीव्ड हुआ हो, या माना गया हो, या अकर्ष हुआ हो भारत में, चाहे प्राप्त कहीं भी किया हो, या एराइज हुआ है भारत में, या एराइज हुआ माना गया है भारत में, तो कहीं भी किया हो तो हमको टैक्स देने होंगे नॉन रेजिडेंट को भी। और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में भी हमने देखा कि उनको सारे भारतीय इनकम पर टैक्स देने हैं, भारत के बाहर के इनकम पर टैक्स देने हैं, लेकिन भारत के वैसे इनकम पर टैक्स नहीं देने हैं, टैक्स भी नहीं बनेगी जो ऐसा बिजनेस जो भारत के बाहर अवस्थित है लेकिन वो भारत से नियंत्रित है तो टैक्स देने होंगे, और भारत से नियंत्रित नहीं है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिया नहीं है, फ्रॉम इंडिया नहीं है, तो उसको टैक्स नहीं देने होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेजिडेंट किसको कहेंगे, फिर एसएससी किसको कहेंगे, और यह क्यों आवश्यक है इसको भी हमने समझा। आवश्यक इसलिए है जब तक हम इसको क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे सामने जो व्यक्ति है जिसका हम असेसमेंट करने जा रहे हैं वह साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है या कि अनिवासी है, तब तक उसकी हम टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं, तब तक उनका हम टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तीनों का डिफरेंट है, तीनों का करदेय क्षमता या तीनों की जो टैक्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वह अंतर है तीनों में। इसलिए पहले अंतर को जानेंगे, पहले उनके कैटेगरी को जानेंगे, फिर उसके टैक्स लायबिलिटी के अंतर को जानेंगे, फिर उसके बाद उनका हम असेसमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करके उनको सही जानकारी देंगे। सही कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड देयर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑफ एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड देयर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इसको हम लोग समझें और उसको मनन करें, तभी हम समझ पाएंगे इसको, तभी हम कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का ये रेजिडेंस एंड एसएससी एंड रेजिडेंस पर ये मेरा था। अब चलते हैं आमने सामने आपसे हम बात करेंगे। तो ओके सर, एक बात पूछे? हाँ पूछिए, बताइए। सर, यदि कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई एक आदमी बोलिए, कोई एक आदमी बोलिए, सर यदि कोई एक आदमी बोलिए। हेलो, हाँ विवेक कुमार, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर, यदि कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका बहुत सारा बिजनेस विदेश में चल रहा है, और यदि उनमें से कोई एक बिजनेस यदि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो उस बिजनेस को उसको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, वह व्यक्ति किस कंपनी में काम कर रहा है, वो भारत से नियंत्रित है कि नहीं, एक में हो या 10 में, उससे मतलब नहीं है। यदि 10 कंपनियां भारत के बाहर में अवस्थित है और भारत से नियंत्रित है, और उसमें यदि कोई काम कर रहा है भारत का असाधारण निवासी, साधारण निवासी तो काम करेगा, देना ही है उसको। साधारण निवासी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे विदेशी में काम करे या स्वदेशी में काम करे, भारत के बाहर भी उसको टैक्स देना है। लेकिन असाधारण निवासी को सिर्फ देखना होगा कि वह कंपनी, वह फर्म, वह संस्था क्या भारत से नियंत्रित है। यदि ऐसा है तो उसको टैक्स देने होंगे, उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उनका इंसिडेंस ऑफ टैक्स बनेगा। और भी कोई बताइए। एक आध सवाल भी हम बता रहे हैं, सवाल भी हम दे रहे हैं। और भी सर? हाँ बोलिए। सर, ये जो रूल है कि इतना दिन रहेगा, ये रूल लागू होगा, यदि कोई इंसान 10 साल बाहर रहता तो इंडिया से ठीक है? हाँ, पहले तो देखो इस सवाल को, पहले टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यह देखना होगा कि वह व्यक्ति किस कैटेगरी का है। साधारण निवासी कैटेगरी का है, साधारण निवासी का हमने देख लिया।
उसमें भी 10 साल का प्रोविज़न है। 10 साल के बाहर यदि कोई है उसका भी प्रोविज़न है। तो 182 दिन वाला हमने देख लिया। फिर गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन वाला देख लिया, यदि उसको फॉलो करता है। या अन्य जो 2 हैं 10 साल वाला, 10 साल में 2 साल, गत वर्ष के पूर्व के 10 साल में 2 साल भारत का निवासी रहा हो। और उसके बाद सर ये जो सारे रूल है ये ग्रांट इसके सुन लो, पहले सुन लो, उसके आधार पर हम लोग निकाल देंगे कि वह किस प्रकार का करदाता है। वह साधारण करदाता है, असाधारण निवासी करदाता है या अनिवासी करदाता है, ये तो क्लियर है। यदि मान लो कि 10 साल से ज़्यादा हो गया है वो तो फॉलो नहीं करता है, कंडीशन बी को भी फॉलो नहीं, एडिशनल को भी फॉलो नहीं करता है, ए को भी फॉलो नहीं करता है, तब तो हो गया, अनिवासी हो गया। और अनिवासी यदि विदेश में कमाता है तो उसको भारत में टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ भारतीय इनकम पर टैक्स देगा। हाँ बोलो। जैसे अनिवासी हो गया ना सर, तो वो सिर्फ करंट ईयर के लिए अनिवासी होगा कि फॉर फ्यूचर के लिए? देख, ये फॉर फ्यूचर के लिए गत वर्ष की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ। हमने क्या कहा, गत वर्ष में हमने कहा गत वर्ष और उसके 10 साल पीछे जाएंगे बी कंडीशन यानी एडिशनल के मुताबिक। इसी में हमको देखना है कि साधारण निवासी है कि क्या है, नहीं है। उसके पीछे यदि 25 साल वो कहीं बाहर रहा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, या भारत में भी रहा उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है जो कंडीशन ए में दिया गया समय है, समय सीमा है, और कंडीशन बी में जो दिया गया यानी एडिशनल कंडीशन में जो दिया गया जो समय सीमा है, उसके आधार पर तय करना है कि वह किस प्रकार का करदाता है, किस कैटेगरी का करदाता है। और जब यह फाइंड आउट कर लेते हैं तब फिर हम लोग देखेंगे कि उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, कौन कौन सी आयों पर वो टैक्स देंगे और कौन कौन सी आय पर टैक्स नहीं देंगे। इसको हमने देखा है, अभी जस्ट टैक्स लायबिलिटी में देखा है। जी सर, जी समझ गया, थैंक यू सर। एक और एक उदाहरण एक है, क्या और भी कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, वर्षा कुमारी बोलिए, कोई एक बोलो, वर्षा कुमारी बोलो। इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में सर। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, हाँ हाँ ओके ओके ओके, यानी इसको कहते हैं हिंदी में कर भार कहते हैं। कर भार का मतलब हुआ, भार का मतलब जानती हो ना, मेरे ऊपर जो दायित्व है, भार को क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं कि नहीं। तो कर का भार, जैसे तुमको घर चलाने का भार होगा या पढ़ने का भार तुम्हारे ऊपर में है, तो घर चलाने का भार इसी तरीके से ठीक भार का मतलब हुआ दायित्व, कर दायित्व कहते हैं उसको दूसरी भाषा में टैक्स लायबिलिटी भी कर सकते हैं। यानी इंसिडेंस का मतलब हुआ कि उस पर प्रभावित कितना करता है, यानी जो निवासी करदाता है उसको टैक्स देने के लिए वह कितना दूर तक प्रभावित होता है, कितने हद तक प्रभावित होता है, किन किन आयों तक प्रभावित होता है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स इफेक्ट कह सकते हैं उसको, इंसिडेंस ही कहा जाता है। कोई टैक्स लायबिलिटी मान के चलो ना, टैक्स लायबिलिटी का मतलब हुआ करदायित्व। यहाँ भी एक इंसिडेंस ऑफ टैक्स का भी मतलब लगभग होता है, करदायित्व भी होता है। तो इंसिडेंस का यही मतलब है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं उसको, यानी करदायित्व, कर भार कहते हैं उसको, हिंदी में कहा जाता है कर भार। कर दायित्व भी हुआ, जिसको टैक्स देने का भार है कुछ जिसके ऊपर में, जो कर देना है जिसको देना है वही हुआ, कर भार कहते हैं उसको। और भी कोई? सर अदर पर्सन कौन क्या है? अदर पर्सन, अदर पर्सन, हाँ ठीक है, ओके। अदर पर्सन में हमने बताया कि एक तो हुआ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हुआ जैसे सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल कहते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग नाम होता है, सब अलग नाम से जाने जाते हैं। पर्सन ये भी हैं तो इंडिविजुअल पर्सन है, लेकिन एक कंपनी, फर्म, यह भी व्यक्ति है, यह भी नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं हम लोग। मठ, मंदिर, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, ये सारे के सारे व्यक्ति हैं जो कि अदर पर्सन में आते हैं लोग। तो या तो फर्म होगा, कंपनी होगी, एचईएफ होगा, या लीगल पर्सन कोई होगा। तो ये सारे के सारे व्यक्ति हैं, अदर पर्सन कहलाते हैं। और यदि ये अदर पर्सन करदाता यदि हैं, करदाता हैं का मतलब क्या हुआ, करदाता का मतलब यहाँ हो गया
कि जिनकी लायबिलिटी यानी जिनका इनकम एग्जम्प्टेड सीमा से ऊपर है, यानी एग्जम्प्टेड सीमा हम लोग जान रहे हैं कि भारत में अभी 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर किसी की आय है और यदि ये पर्सन हैं, चाहे मठ हो, मंदिर हो, विश्वविद्यालय हो, चाहे ये और भी जितने भी हमने कहा अदर पर्सन में कंपनी है, फर्म है, इन सब को टैक्स देने होते हैं, तो इसको अदर पर्सन कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति से अलग थोड़ा सा हमने कर दिया इसको। व्यक्ति में एच भी आता है, तो एच के बारे में बताया कि जस्ट लाइक वो इंडिविजुअल की तरह उसका ये होगा, ट्रीटमेंट होगा उसका। सर हाँ बोलो। सर HUF में हाँ HUS HUF में नॉन रेजिडेंट को बता दीजिए सर, ना समझ पाया। HUF में नॉन रेजिडेंट, HUF में नॉन रेजिडेंट। अच्छा, HUF पहले कहो कि नॉन रेजिडेंट का क्या क्वालिफिकेशन है। अभी हमने बताया जो बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं करता हो, जो एडिशनल को पूरा नहीं करता हो, उसको हम लोग नॉन रेजिडेंट कहते हैं। यदि कोई HUF का मुखिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो यदि बेसिक कंडीशन को पूरा ना करता हो, एडिशनल को पूरा नहीं करता हो, तो वह नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। और ये दोनों को पूरा करता है तो रेजिडेंट हो जाएगा। ओके, नॉन रेजिडेंट का मतलब यही हुआ। HUF भी हो सकता है नॉन रेजिडेंट। हाँ, शीतल कुमारी बोलिए आप। यस सर। बोलिए, क्या कुछ पूछना है? समझा दीजिएगा। नहीं सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा दीजिएगा रिमाइंड करके। क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफाइन करके बता दीजिएगा वो। हाँ हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। अच्छा माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं आपको।